हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिथिलेश फार्मेसी। आज हम लोग पढ़ेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेराप्यूटिक सिलेबस जो है उसका ओवरव्यू। क्या उसमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है दोस्तों। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप पास होने की गारंटी तो हम लेते हैं। इतना आपको याद करवा देंगे इस वीडियो में कि आप पास तो हो ही जाओगे हर हाल में। चलिए देखते हैं एकदम देसी लैंग्वेज में, हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। ये सिलेबस है आपका, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फार्माकोथेराप्यूटिक चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट में फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है? तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम डिजीज के पैथोलॉजी और उसमें डिजीज का मतलब क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, इसका अध्ययन करते हैं। ऐसे फार्माकोथेराप्यूटिक्स आर those branch of science in which study the pathology of disease and pharmacological action and non-pharmacological action of disease। स्कोप क्या है थोड़ा बहुत देख लेंगे। ये किस स्कोप मतलब ये होता है किस किस क्षेत्र में हमें ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे किस डिजीज का ज्ञान देता है हमको, डिजीज में कौन कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं इसका वो देता है। और डिजीज के कितने टाइप के डिजीज होते हैं ये सब बताता है। प्लस और फार्माकोलॉजिकल मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल, जैसे हम क्या क्या बिना मेडिसिन के कैसे ठीक किसी डिजीज को क्योर कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब का नॉलेज देता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर करना कि दवाई का मतलब डिजीज के स्टेज के अनुसार सही से उसका यूज किया जा रहा है। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब है सही ढंग से मेडिसिन का कैसे यूज करना। मतलब राइट पेशेंट हो, जैसे कोई पेशेंट आया तो राइट पेशेंट को राइट डिजीज के अनुसार उसको मेडिसिन दिया जाए। जैसे उसको जो डिजीज है उसी डिजीज का अनुसार मेडिसिन दिया जाए। ऐसा ना हो उसको डिजीज कुछ दूसरा है और मेडिसिन डॉक्टर कुछ दूसरा प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अगला है इविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इविडेंस बेस्ड मेडिसिन में आपको इविडेंस मतलब पहले से कोई प्रूफ है इस मेडिसिन का, क्लिनिकल ट्रायल हुआ है कितनी बार, कि कितना प्रूफ है कि ये कितना अच्छा डिजीज को क्योर करता है, प्रिवेंट करता है। एविडेंस उसी का किसी का साक्ष्य होना चाहिए। जो साक्ष्य के अनुसार दवा प्रिस्क्राइब किया जाता है उसी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन किया जाता है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आर द प्रूफ इन विच क्लिनिकल ट्रायल्स के द्वारा जो किया जाता है प्रूफ हमें इकट्ठा होता है, साइंटिफिक स्टडी के द्वारा जो प्रूफ हो वही एविडेंस बेस्ड केयर हमें देना चाहिए पेशेंट को, जिससे उनका डिजीज जल्दी से जल्दी क्योर हो सके। आगे देखिए, आगे इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है? ये इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट WHO के द्वारा बनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें से मतलब कुछ एसेंशियल मेडिसिन जो अधिकतर पॉपुलेशन है जो यूज करते हैं जिस मेडिसिन को, उसको हम इसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे OTC मेडिसिन जितनी भी हैं वो सब इसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं। कुछ एंटीबायोटिक हैं जैसे एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में आती हैं जो जिसके बिना हमारा लाइफ क्योर नहीं। जैसे कोल्ड के लिए, फीवर के लिए पैरासीटामॉल हो गया, ये सब एक इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट तैयार करती हैं, वही होता है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसके बारे में भी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट WHO के द्वारा बनाया जाता है। और ये इसमें इसके लिस्ट में 2-4 दवा के नाम लिख देंगे, बस 3 नंबर का हो जाएगा आपका। लिस्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। देखिए, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है? STG। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एक प्रोसीजर है कि मतलब हमें दवा को किस बेस पे, किस साक्ष्य पे कैसे पता लगाना है। ये सब एक टेक्निक उसमें दिया होता है कि
हमें डिजीज को कैसे सिम्टम के बेस पे कैसे उसको पहचान करना है और कैसे उसको क्योर करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, कौन सी दवा यूज करनी, ये सब उसमें दिया होता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में, कि मतलब अच्छे से अच्छे ढंग से किस प्रकार से अप्लाई करें कि उसका ड्रग का साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो और मतलब अच्छा इफिकेसी ड्रग की अधिक हो। तो ये सब उसमें बताया जाता है। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन यही है। ओवरव्यू थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो फर्स्ट है इसमें फार्माकोथेरेप्यूटिक का डिफिनेशन, ठीक, और स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। फार्माकोथेरेप्यूटिक का डिफिनेशन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है, इसका डिफिनेशन, और थोड़ा बहुत राइट पेशेंट, राइट ड्रग प्रिस्क्राइब और राइट मैनर में प्रिस्क्राइब, राइट काउंसलिंग होना चाहिए। ये सब रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है, बहुत आसान है। आप देखे हों तो हमारे वीडियो एक देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसमें भी देख लीजिएगा बस। और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन ये भी देख सकते हैं, वो उतना ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा डिजीज आपको पढ़ना है। आइए सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें देखिए पहले क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। हमें हर डिजीज के बारे में पहले डिफिनेशन पढ़ना है उसका, फिर इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना है। इटियोपैथोजेनेसिस मतलब कॉज, किस कारण से हो रहा है डिजीज, ये पढ़ना है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन माने सिम्टम, सिम्टम कौन कौन सा सिम्टम दिखेगा, यदि किसी को फीवर हो गया तो बॉडी टेम्परेचर गर्म होगा, तो इसी को कहते हैं सिम्टम। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बिना दवाओं के कैसे ठीक हो जाता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब दवा के द्वारा कैसे ठीक करेंगे, ये सब आता है। जैसे इसमें है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का डिफिनेशन क्या होता है, देखिए हाइपरटेंशन ये जो हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको हाइपरटेंशन पढ़ना है। हाइपरटेंशन में क्या होता है उसका डिफिनेशन, यदि बीपी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 120 सिस्टोलिक 120 से ऊपर जाता है और डायस्टोलिक 90 से ऊपर जाता है और ये कंडीशन लगातार बना रहता है, तो इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। ये ना कि एक बार बढ़ा उसके बाद में फिर कम हो गया तो इसको हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। जब ये लगातार कंडीशन बढ़ा होता है और लगातार बढ़ा ही रहता है, जब भी हम चेक करवाते हैं तो बढ़ा ही मिलता है, तो इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन जैसे बेसिकली दो प्रकार का होता है, ठीक, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो जेनेटिक फैक्टर के कारण हो सकता है या किसी अदर कंडीशन के कारण हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी जो डिजीज होता है वो बेसिकली जो होता है किसी डिजीज के कारण होता है, वो सेकेंडरी हमें नोन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का रीजन हमें पता होता है कि किस कारण से होता है, जैसे डायबिटीज के कारण भी हो सकता है और हाइपोथायरिज्म के कारण, हाइपरथायरिज्म के कारण हो सकता है हाइपरटेंशन, और एथेरोस्क्लेरोसिस है इसके कारण भी हो सकता है। यदि किसी को स्ट्रेस है, टेंशन है, इसके कारण से भी हो सकता है। हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है उसका कारण अननोन होता है, ये किस कारण से हो रहा है ये हमें पता नहीं होता है। इसमें जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, हेल्दी डाइट का यूज करेंगे, एल्कोहल का कंजप्शन नहीं करेंगे, स्मोकिंग कम से कम या नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तम्बाकू को कंजप्शन अवॉइड करेंगे, और एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे और अच्छी डाइट का प्रयोग करेंगे, ये सब है कंडीशन। और कम से कम साल्ट इंटेक करेंगे जिससे हमारे बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होगा और फिर रिटेंशन नहीं होगा वाटर का, तो फिर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा जिसके कारण हमारी बीपी कंट्रोल में रहेगी। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जैसे हम देंगे बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनॉल, एटेनॉल, मेटेप्रोनॉल देंगे। उसके बाद में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापामिल दे देंगे। उसके बाद में फिर आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में एक वासोडाइलेटर देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में दवा होती है उसको भी दे सकते हैं।
ऐसे बहुत सी दवाएं हैं जो हम दे सकते हैं। तो आगे देखिए, चल एक छोटा सा ओवरव्यू, तो हाइपरटेंशन आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। हाइपरटेंशन इम्पॉर्टेंट है इसमें। और इसमें दूसरा जो डिजीज है वो है आपका एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपको पढ़ना है। एंजाइना क्या होता है? एक चेस्ट पेन होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? ये इनएडिक्यूट ब्लड का सप्लाई होता है हार्ट में, तो उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये ना कि हार्ट अटैक के जैसा नहीं होता है, या मतलब पंप नहीं कर पाता कोई चीज़ हमारा, ये नहीं है कि हार्ट फेल हो जाता है। इसमें कोई सही से ब्लड की सप्लाई हमारे बॉडी में नहीं हो पाती है। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया मतलब हाइपर, जहाँ पर हाइपर शब्द आएगा वहाँ पर ज़्यादा का संकेत होता है। तो हाइपर लिपिड का कंसंट्रेशन हमारी ब्लड में हाई हो गया है, जिस कंडीशन को हमें हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है, हाइपरटेंशन पढ़ लीजिएगा, एंजाइना पढ़ लीजिएगा और हाइपरलिपिडीमिया, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। चलिए आगे दूसरे लेसन में देखते हैं। रिस्पायरेशन सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसमें आपको अस्थमा पढ़ना है और सीओपीडी पढ़ना है। अस्थमा, अस्थमा क्या होता है? ये क्रोनिक लंग्स डिजीज होता है जिसमें एयर वे में या तो इन्फ्लामेशन हो जाता है या एयर वे सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम कहते हैं हमें अस्थमा कॉज हो गया। और ये सब क्यों होता है? कारण क्या है? एयर पॉल्यूशन के कारण, एलर्जिक रिएक्शन के कारण, और बहुत से कारण हैं जो जिसके कारण से हमें अस्थमा कॉज होता है। और कुछ मतलब डिजीज के कारण भी अस्थमा हो सकता है। सीओपीडी क्या होता है? इसमें भी एयर वे में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों क्रोनिक हैं, दोनों लंग्स की डिजीज है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि अस्थमा में एयर वे हो, नैरो भी हो सकती हैं, लेकिन सीओपीडी में केवल इन्फ्लामेशन होता है, नैरो नहीं होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में आपका 2 डिजीज है एंडोक्राइन सिस्टम में, डायबिटीज और हाइपोथायरिज्म, हाइपरथायरिज्म। डायबिटीज तो आप लोग छोटे से मतलब 4-5 से पढ़ते आ रहे होंगे। डायबिटीज का मतलब क्या होता है? डायबिटीज का मतलब ब्लड शुगर लेवल, हमारी ब्लड शुगर जो है हमारी ब्लड में बढ़ गया है। ब्लड शुगर लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ गया है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, एक इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। जिसको हम इंसुलिन पे डिपेंड होता है जो, उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। और जो इंसुलिन पे नहीं डिपेंड हो, जो मतलब इंसुलिन से नहीं ट्रीट किया जाता, उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। थायराइड, इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें डायबिटीज़ के बारे में पढ़ के जाना है। डायबिटीज़ तो पक्का है रखा है, इसमें एक पढ़ लीजिएगा, इसका डिफिनेशन केवल पढ़ सकते हैं, हाइपो और हाइपरथायरिज्म का डिफिनेशन केवल पढ़ना है, ठीक। उसके बाद में आप आ जाइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको इपिलेप्सी, इपिलेप्सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा। इपिलेप्सी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको पढ़ना है एल्जाइमर डिजीज, भूलने की बीमारी। एल्जाइमर डिजीज क्या होता है? भूलने की बीमारी। ये इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस के कारण होता है। ये लगभग 65 वर्ष से अधिक लोगों में देखा गया है। डिमेंशिया कंडीशन हो जाता है, जिसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट और सब मतलब भूल जाता है अपने आप को। कहीं जाएगा तो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा कि मैं कौन हूँ, ये सब अपना नाम भी भूल जाता है। एल्जाइमर डिजीज में धीरे धीरे बहुत हाई, इसमें जो है ब्रेन के सेल्स जो हैं डैमेज होने लगते हैं। और एक पार्किंसन डिजीज है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन डिजीज लीवोडोपा डोपामिन की कमी के कारण होता है। एसिटाइलकोलिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है और डोपामिन कम हो जाता है, जिसके कारण से हमें पार्किंसन डिजीज होता है, ठीक। तो इसमें इपिलेप्सी पढ़ लीजिएगा, एक डिजीज इपिलेप्सी, पार्किंसन, एल्जाइमर, ठीक। और माइग्रेन पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा बहुत इसका डिफिनेशन केवल देख लीजिएगा तो आइडिया रहेगा। सिम्टम सब सेम रहता है। सिम्टम जैसे अब ये ब्रेन की डिजीज है तो सिर दर्द होगा,
फैटिग्यू होगा, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, ये सब आप मिक्स करके लिख सकते हैं। ये चारों पांचों डिजीज जितने भी हैं, जैसे एपिलेप्सी में भी आप लिख सकते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, फैटिग्यू, टेंशन, ये सब लिख सकते हैं। पार्किंसन में भी लिख सकते हैं। अल्जाइमर में भूलने की बीमारी है तो भूलने से रिलेटेड जो भी हो सब लिख सकते हैं। स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम से कम होती है ड्यू टू कैपिलरी, या तो कैपिलरी कोई फट गई है, जैसे हैमरेज होता है, ब्रेन हैमरेज, तो इसमें ब्लड का क्लॉट जम जाता है तो इसके वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। या कोई ब्रेन की नस है जो फट गई है जिसके कारण से ब्लड का सप्लाई पूरी तरह से हमारे ब्रेन में नहीं हो पा रहा है, इसके कारण से भी हो सकता है। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन आधे खोपड़िए का दर्द, ये अक्सर करके महिलाओं में होता है जो हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण से होता है माइग्रेन। और इसमें सिम्टम क्या थे, वोमिटिंग दिखते हैं, नोजिया दिखता है, ये सब वोमिटिंग नोजिया हर डिजीज में आप लिख सकते हैं। वोमिटिंग, नोजिया, फीवर, फैटिग्यू, ये और वीकनेस, ये सब रेस्टलेसनेस, ये सब हर डिजीज में आप लिख सकते हैं। इसमें तो आपको थोड़ा बहुत इसका डिफिनेशन और ये सब पूरे बढ़िया से पढ़ के जाना है। ठीक, आगे देखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में आपको पढ़ना है पेप्टिक अल्सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर ज़रूर से ज़रूर आपकी मतलब एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। और इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज, इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में दिया भी है और ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। एल्कोहलिक लीवर डिजीज, एल्कोहलिक लीवर डिजीज बेसिकली जानते ही होंगे आप लोग, अधिक से अधिक एल्कोहल कंजप्शन, जब कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल पीता है तो एल्कोहलिक लीवर डिजीज हो जाता है और इसमें लीवर डैमेज होता है। बस एक ओवरव्यू इतना आपको पता रहेगा तो आप बना के हिंदी में एक पेज तो कम से कम 1-1.5 पेज तो लिख ही देंगे। और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्यूज क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसमें एल्कोहलिक लीवर डिजीज को हम छोड़ रहे हैं, बाकी 3 डिजीज हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्यूज डिजीज, पेप्टिक अल्सर, इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज, ये तीनों डिजीज आपको पढ़ना है। हेमाटेनिक्स में आ जाइए। हेमाटेनिक्स में वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं कुछ हेमाटेनिक्स में, लेकिन आयरन डिफिशियंसी अनीमिया जो है आपको पता होगा। आयरन डिफिशियंसी का मतलब क्या है, डिफिशियंसी माने कमी, आयरन की डिफिशियंसी के कारण जो एनीमिया होता है उसी को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। उसके बाद में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। इसमें जो है हमारे सेल के साइज जो है, RBC का साइज जो है वो बड़ा छोटा हो जाता है, इसी कारण से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण होता है। ठीक, इसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ लीजिएगा। और ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया फोलिक एसिड के कारण से जो होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा, हिंदी में बनाएंगे तो भी लिख देंगे। इसका धीरे धीरे आप लोग कमेंट करिएगा तो इसका हम हिंदी में कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट डिजीज हैं उसका ओवरव्यू आपको बताते चलेंगे कि एक पेज में आपको कितना लिखना है हिंदी में, टोटल हिंदी में। कुछ शब्द इंग्लिश के रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है। इन्फेक्शियस डिजीज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको बहुत से डिजीज को कवर करना होगा। जैसे ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, ट्यूबरकुलोसिस को आना तय है, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ लीजिएगा। एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में गनोरिया और सिफाइलिस, नाइसेरिया गनोरिया के कारण होता है और सिफाइलिस भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, गनोरिया भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। उसके बाद मलेरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर HIV है, फिर इसमें हेपेटाइटिस भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। बस इतना डिजीज आपको पढ़ना है और यही सब इम्पॉर्टेंट है। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, फिर गनोरिया एंड सिफाइलिस हो गया, फिर मलेरिया हो गया और HIV हो गया। ठीक,
आगे देखते हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में आपको क्या क्या पड़ता है? रोमेटॉइड अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये घुटनों में दर्द होता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो है एक प्रकार का ये इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही जो है वो घुटने के जो सेल होते हैं उनको मारने लगता है। ये इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कि इसमें से एक ही डिजीज आपको पढ़ना है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। फिर डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी क्या होता है? डर्मेटोलॉजी में जो मतलब स्किन का अध्ययन कराता है जो विज्ञान, उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? पोरियोसिस, स्क्रेविस, एक्जिमा। तो इसमें से आपको एक डिजीज पढ़ना है, एस्क्रिएसिस। एस्क्रिएसिस पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी डिजीज आएंगे, यदि पोरियोसिस आ गया तो भी वही लिख देना, एक्जिमा आ गया तो भी वही लिख देना। ठीक, एक डिजीज इसमें एस्क्रिएसिस पढ़ लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। जो भी आएगा सब में मिला जुला के वही लिख देना है। आगे देखिए, आगे है साइकोसिस डिसऑर्डर। साइकोसिस डिसऑर्डर में डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस है। साइकोसिस का मतलब क्या होता है? साइकोसिस माने पागलपन। ठीक, पागलपन एक डिसऑर्डर है, पागलपन। पागलपन क्या होता है? जैसे किसी को कोई हाइपर हो जाता है या कोई किसी बात को समझता नहीं है और उसको तनाव बहुत होता है, सुसाइडल थॉट आते हैं, ये सब होता है, तो इससे साइकोसिस कहते हैं हम। मेंटल डिसऑर्डर, कोई चीज़ समझ नहीं पाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियस है, जीने का स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है और उल्टे सीधे हरकतें करता है, ये सब साइकोसिस की कंडीशन में आती है। डिप्रेशन, इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट है जो है डिप्रेशन पढ़ लीजिएगा और साइकोसिस पढ़ लीजिएगा। ठीक, डिप्रेशन साइकोसिस यदि आप पढ़ लेते हैं तो एंजाइटी भी बना के उसमें लिख देंगे। डिप्रेशन से रिलेट करता है एंजाइटी, तो डिप्रेशन का ही पार्ट है एक एंजाइटी। एंजाइटी के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन के कारण एंजाइटी हो सकता है, तो इसीलिए एंजाइटी डिप्रेशन दोनों पढ़ना है आपको। ठीक, एक पढ़ना है डिप्रेशन, एक पढ़ना है साइकोसिस। एंजाइटी को छोड़ देना है और बाकी सब मेडिसिन जो हैं उसमें सेम होती हैं। मेडिसिन आपको एंजाइटी में भी वही मेडिसिन देते हैं, वही डिप्रेशन में भी देते हैं। साइकोसिस में थोड़ा बहुत अलग होता है, जैसे इसमें सुलाने का, पेशेंट को क्या करते हैं, जितनी भी ब्रेन की दवा होती हैं ये सब एक ही उस पर काम करती हैं कि पेशेंट को रेस्टलेसनेस कर देती हैं, पेशेंट को सुला देती हैं, तो इससे थोड़ी देर के लिए वो राहत हो जाता है इसमें। और इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस जो होता है उसको धीरे धीरे सही करती हैं दवाएं और पेशेंट को सुला देती हैं। हर दवा, जितनी भी ब्रेन की दवा है, हर दवा में पेशेंट को सुस्ती आएगी। ठीक, आगे देखते हैं ऑप्थोमेलिएशन। ये मतलब जो होता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी जो होता है इसमें कंजक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन जो आँख में होता है। ठीक, आँख में बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसी के बारे में आपको पढ़ना है। आँख में जैसे आँख उठना, जिसको गांव में कहते हैं आँख उठ गया, आँख से बहुत ज़्यादा कीचड़ निकलता है, सुबह हम लोग उठते हैं तो आँख चिपदा रहता है, इसी को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। और ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा ये इंट्रा आकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण आपकी जो आई की ऑप्टिक नर्व होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसके कारण से हमें ग्लूकोमा डिजीज होता है और हमें सही से दिखाई नहीं देता। तो इसमें बेसिकली आपको कंजक्टिवाइटिस पढ़ लेना है बस। और क्लोजी में तो आप ग्लूकोमा पढ़े ही हैं, तो यदि ग्लूकोमा आता है तो उसमें भी लिख सकते हैं आप। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट का थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट क्या होता है? जैसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट जो माइक्रोब को एंटीबैक्टीरियल डिजीज ड्रग होते हैं या एंटीमाइक्रोबियल ड्रग होते हैं। ठीक,
वो रेजिस्टेंट कॉज कर जाते हैं किसी तरीके से। जैसे पेनिसिलिन हो गया, यदि किसी को लंबे समय तक दे रहे हैं तो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया जो है एक एंजाइम रिलीज करता है, वो एंजाइम के द्वारा उसको रेजिस्टेंट कॉज, उस पर कोई इफेक्ट फिर बाद में नहीं डालता है। तो इसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो जाता है। तो किस तरीके से, इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको पढ़ना है, केवल बस डिफिनेशन पढ़ना है और इसमें क्या क्या थोड़ा बहुत 2-4 हेडिंग देख लेना है कि हमें बना के कैसे लिखना है, इसका हम बता देंगे आपको आगे। चलिए देखते हैं आगे। लास्ट आपका है वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है? समय से पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना, इसको कहते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और डिस्मेनोरिया। इसमें आपको यदि आप समझ गए हो तो प्रीमेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रीमेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम को आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पढ़ लीजिएगा और डिस्मेनोरिया पढ़ लीजिएगा और आपका पूरा टॉपिक बहुत बढ़िया से कवर हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बताते चल रहे हैं, ठीक। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको फार्माकोथेराप्यूटिक का डिफिनेशन पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन पढ़ना है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पढ़ना है, ठीक। उसके बाद सेकंड चैप्टर में आ जाइए। सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है हाइपरटेंशन पढ़ना है, हाइपरटेंशन पढ़ना है। उसके बाद में हाइपरलिपिडीमिया पढ़ना है और एंजाइना पढ़ना है, ठीक। उसके बाद में आपका है थर्ड चैप्टर में जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपको अस्थमा पढ़ना है और सीओपीडी पढ़ना है। दोनों इसमें पढ़ लेना है, इम्पॉर्टेंट है, दोनों आ सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में आपको डायबिटीज पढ़ना है, आपको डायबिटीज पढ़ना है और हाइपरथायरिज्म पढ़ना है, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको एपिलेप्सी पढ़ना है और पार्किंसन डिजीज पढ़ना है, अल्जाइमर डिजीज पढ़ना है और माइग्रेन पढ़ लेना है। आगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में आपको गैस्ट्रो ऑइसोफेगल रिफ्यूज डिसऑर्डर पढ़ना है, फिर पेप्टिक अल्सर पढ़ना है और इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज पढ़ना है, ठीक। फिर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपको मेगलोब्लास्टिक अनेमिया के बारे में पढ़ना है बस। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में आपको ट्यूबरकुलोसिस पढ़ना है, उसके बाद में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पढ़ना है और गनोरिया एंड सिफिलिस पढ़ना है, मलेरिया पढ़ना है, HIV पढ़ना है। आगे देखिए मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में रोमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ना है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। डर्मेटोलॉजी में क्या पढ़ना है? स्कैबिस पढ़ना है, डर्मेटोलॉजी में स्कैबिस पढ़ना है, ठीक। साइकोसिस डिसऑर्डर में आपको पढ़ना है डिप्रेशन पढ़ना है और साइकोसिस पढ़ना है, डिप्रेशन और साइकोसिस पढ़ना है। ऑफ्थैल्मोलॉजी, ऑफ्थैल्मोलॉजी में क्या पढ़ना है? कंजक्टिवाइटिस पढ़ना है, कंजक्टिवाइटिस पढ़ना है और थोड़ा बहुत कंजक्टिवाइटिस केवल पढ़ लीजिएगा बस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेना है। उसके बाद में इसमें वुमेन हेल्थ में क्या पढ़ना है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पढ़ना है, डिस्मेनोरिया पढ़ना है, ठीक। तो यदि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।